Hello everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the 38th chapter। 38वां चैप्टर है बिपिन चंद्रा के बुक का। बिपिन चंद्रा की बुक मैं कवर कर रहा हूँ, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इसका नाम है। ये बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिसोर्स हो जाता है। चलिए, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले बोलूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए। इससे मेरे जो भी नए वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा जब भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि पीडीएफ जो भी मैं क्लासेस बनाता हूँ उसका पीडीएफ जरूर देता हूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि बिकॉज मुझे आपसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए। मतलब मैं आपको 45 कर पाऊँ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये मेरा टारगेट है। आपसे मुझे नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैं आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म बेनिफिट तभी मिलेगा जब मैं आपको ऐसा क्लास बना के दूँ जिससे कि आपका वर्कलोड रिड्यूस हो जाए। टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज द यूपीएससी प्रिपरेशन इज कंसर्न। और कोई भी स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे टाइम सेव करने के पर्पज से मैं ये सारे क्लासेस बना रहा हूँ। नोट्स आपको नहीं बनाना है, नोट्स के तौर पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ आपको ले लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। वीडियो देखनी है, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू रिवाइज करना है। बिलीव मी, ये तो काफ़ी छोटा कोर्स है, किताब भी ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो आपको करीब यही कुछ 42 या 45 के आसपास वीडियो मिलेंगे। इन वीडियो को देख लेना है। लगभग ये 40 से 45 या फिर 50 मिनट की एवरेज ये वीडियो है। तो अगर 50 into 50 भी करते हो तो आपको मिलता है 50 into 50 नहीं, मैं 40 ही मानता हूँ, लगभग एवरेज यही निकल के आएगा। 2000 आपको मिनट्स देखना है, यानी कि अगर 60 से डिवाइड करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 एंड बचा इसमें 2, यानी कि 33.33 आवर्स आपको स्पेंड करना है। मतलब आप अगर चाहो तो अगर एवरेज अगर आप 7 घंटे भी दिन में वीडियो देखते हो, पढ़ते हो, तो आप आसानी से 5 दिन के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। चलिए मैं पॉइंट वाइज स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करता हूँ। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। हमारी कंट्री ने नेशनल मूवमेंट किया ताकि हम लिबरेट हो सके, फ्रीडम पा सके। तो क्या उसका कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी था? वो अगर था तो क्या था? इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू स्ट्रगल डिपेंड्स अपॉन देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड डोमिनेशन। वो कितना एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। वो कितना डोमिनेट कर सकते हैं मूवमेंट को उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज किसी व्यक्ति को आप कितना एक्सप्लॉयट करोगे, एक लेवल होता है, उस लेवल तक ही एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। तो वो स्ट्रगल तभी तक करेगा जब उसका वो लेवल ना क्रॉस हो। तो एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन, इस व्यक्ति का डोमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कोई स्ट्रगल कितना आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है। एंड ये तो हो गया पहला फैक्टर, डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी एक्सप्लॉयटेशन और डोमिनेशन के ऊपर। दूसरा डिपेंड करता है कि कोई नेशनल मूवमेंट कितना आगे जाएगा, वो स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिस है। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिस ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधीयन फेज के दौरान नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, पिकेटिंग एक्सेट्रा, ये माना जा रहा था कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी गांधीयन फेज की। बट क्या ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी? यही हमारी स्ट्रेटेजी रही है क्या हमेशा से? तो नहीं, आंसर इज नो। आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या स्ट्रेटेजी रही है? तो देखो, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं कि लीडर्स जो थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के वे नॉट थ्योरेटिकली इंक्लाइंड एंड डिड नॉट राइट बुक्स एंड आर्टिकल्स। इसलिए हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि ये लोग जो भी नेता रहे, बड़े से बड़े छोटे से छोटे जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेता रहे, वो थ्योरेटिकली काफ़ी इंक्लाइंड नहीं थे। वो लोग बुक्स वगैरह या फिर आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा नहीं लिखते थे, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ लोग लिखते थे, बट सारी बातें नहीं लिखी जाती थी। तो इसलिए भी काफ़ी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है हिस्टोरियन के लिए। जो हिस्टोरिकल बुक लिखते हैं जो लोग, उनको काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि क्या एक्चुअली लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लार्ज एलिमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी दैट इज द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। देखो, हमारे नेशनल मूवमेंट को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मॉडरेट फेज था जब दादा भाई नौरोजी और
काफ़ी ऐसे लोग जैसे कि फिरोज शाह मेहता एंड इनफैक्ट गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब लोग ऐसे थे जो मॉडरेट नेचर के थे। ये लोग मॉडरेट टैक्टिक्स में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स में ज़्यादा बिलीव करते थे। समहाउ लिबरल थे और लॉयलिस्ट टाइप के भी लोग थे, बट मॉडरेट फेज के ये लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज में लाल बाल पाल का नाम सुना ही होगा, तो दो भागों में बांट दो इसको, ठीक है। एंड the large element of the national strategy during the moderate and extremist phase structured and came to fruition during the Gandhian phase। तो ये जो स्टेजेस रहे, बट सबसे ज़्यादा फायदे वाला फेज रहा गांधीयन फेज। गांधीयन फेज में मास को मोबिलाइज हमने बड़ी आसानी से कर लिया। इनके फेज में, मॉडरेट के फेज में मास को मोबिलाइज नहीं कर पाए, एक्सट्रीमिस्ट के फेज में भी लगभग मास को मोबिलाइज हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन गांधीयन फेज में हमने डेफिनेटली मास को मोबिलाइज कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी वाज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड कॉलोनियल स्टेट। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पता लगाना है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या थी, नेशनलिस्ट स्ट्रेटेजी, तो वो आपको पहले जानना पड़ेगा कि कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड कॉलोनियल स्टेट क्या था, बिकॉज इसी को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी थी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इट वॉज नॉट लाइक हिटलर्स जर्मनी और जारिस्ट रसिया और Chiang Kai-shek China or Batista's Cuba. Its character could perhaps be best described as legal authoritarianism। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ कंडीशन था वो जैसा हिटलर की जर्मनी में था वैसा नहीं था उस समय, जैसा कि रसिया में जार कर रहा था वैसा भी हमारी कंट्री में नहीं था, जैसा कि चाइना में चियांग काई शेक कर रहा था वैसा भी नहीं था, क्यूबा का बटिस्टा ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारा क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स बोलते थे आके हमारा कब्जा कर लिया लैंड, इन कॉलोनी बना दिया, बोला कि इन लोगों को हम डेवलप करेंगे, सेमी हेजिमोनियल स्टेट बना दिया, सेमी डेमोक्रेटिक स्टेट बना के इन्होंने काम करना शुरू किया। बोला कि हम आपके बुराई के लिए नहीं आए, हम आपके भलाई के लिए आए। लेकिन इसकी आड़ में ये लोग जितना एक्सप्लॉइट करते थे ना, उसको दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कंडीशन ऐसा नहीं था जैसे हिटलर की जर्मनी में था, जैसे कि जार में। ये सब काफी रूथलेस ऑथोरिटेटिव ये लोग थे, लेकिन हमारे क्या लीगल ऑथोरिटेरिज्म बना रखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो फोर्स एक्चुअली ब्रिटिश फोर्स जो काम कर रही थी, जो हमें कंट्रोल करने में, वो इट वाज बेस्ड ऑन द नेक्ड फोर्स। मतलब कि ये जब भी हम लोग कोई मूवमेंट करते थे तो रूथलेसली उसे दबा दिया जाया करता था। एंड क्रिएशन ऑफ सर्टेन सिविल इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो देयर सच एज इलेक्टेड असेंबलीज। तो हमारे यहाँ जो शासन होता था कहीं ना कहीं लीगल ऑथोरिटेरियनिज्म के तर्ज पे होता था। ये लोग क्या करते थे, प्रॉपर एक रूल ऑफ लॉ से शासन करते थे। इलेक्टेड असेंबली हुआ करती थी, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, कोर्ट्स थे, स्कूल एंड कॉलेजेस थे, ऑल द रूल ऑफ लॉ वाज एग्जिस्टिंग। सो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि उस समय का जो कंडीशन था वो ऐसा था कि सेमी डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी थी हमारी कंट्री को, इन्होंने सेमी ऑथोरिटेरियन बना दिया था इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्होंने जनता को ये बहलाना फुसलाना शुरू किया कि एक्विजिशन ऑफ द इंडियन पीपुल इन द रूल। कैसे इन्होंने एक्विजिशन किया इंडियन पीपुल का रूल में। इन्होंने बोला दैट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट फॉरेन रूलर्स वेर बेनिवोलेंट एंड जस्ट लाइक माई बाप। इन्होंने कहा कि फॉरेन रूलर्स तो हम हैं, लेकिन ऐसे प्रेजेंट किया इन्होंने कि हम लोग आपके बेनिवोलेंस के लिए, हम आपके बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए हम लोग हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना हेजेमोनी जो है वो स्थापित किया, अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि आप लोगों के लिए तो हम ही माई बाप हैं, हम ही आपका उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साथ में दूसरा जो नोशन फैलाया गया वो बोला गया कि कॉलोनियल रूलर जो है वो इनविंसिबल है। कहने का मतलब है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, ऐसा फैलाया गया उस समय। दैट इट वाज फ्यूटाइल टू अपोज देम। बोला ये कोई फायदा नहीं होगा, आप अपोज करोगे हार जाओगे। एंड ऑल अपोजिशन हैड देयरफॉर टू बी प्रोसीड along the constitutional lines। बोला कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन से ही चलो, कोई भी हमें हरा नहीं सकता, भगा नहीं सकता। बेसिकली दे ऑफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, अदर कंसेशन टू द पॉपुलर मूवमेंट्स एंड इट वाज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। तो कई बार मैं आपको बता सकता हूँ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या है, कई बार मैंने बताया। मैं इस बार चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या समझा है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से। तो एनीवे मैं बताता हूँ कि ये इन्होंने ये नोशन फैलाया कि हम लोग इनविंसिबल है। आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारी जो स्ट्रेटेजी रही लॉन्ग टर्म की, वहाँ अब हमें आंसर मिल रहा है कि हमें इन्हीं सारी चीज़ों को काउंटर करना था जो नोशन बनाया था इन्होंने,
कि भाई हम तो आप ही के लिए हैं, आपका भलाई करेंगे, माई बाप हैं आपके, और साथ में हमें हराया नहीं जा सकता। तो यही चीज हमें रिप्लेस करना था पीपल के माइंड से। तो उसी बेस पे हमने हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई। द बेसिक स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज बाय हेगोमोनिक स्ट्रगल। बोला कि हेगोमोनिक स्ट्रगल अब हम भी करेंगे, जो आपने नोशन बनाया उसको हम गलत प्रूफ करेंगे और हम साबित करेंगे कि हमारे लोग हम ही से शासित, हमारे लोग खुद के शासक रखेंगे, ना कि कोई बाहरी के हो। वी मीन ए स्ट्रगल फॉर द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ मेन एंड वुमेन सो दैट द नेशनलिस्ट इन्फ्लुएंस वुड कंटिन्यूअसली ग्रो अमंग द पीपल। तो हमने कहा कि हमारी जो ब्रॉडर पॉलिसी होगी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, वो ये होगी कि हम अपने जनता के दिमाग में ये भरेंगे कि वो लोग गलत हैं, हम लोग सही हैं, और हमें अपने से ही रूल होना चाहिए, दूसरे से नहीं आगे बढ़ते हैं। तो हमारी लड़ाई किस बात की थी? हमारी स्ट्रेटेजी थी फॉर द एक्टिव स्ट्रगल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेसलिंग पावर फ्रॉम द कॉलोनियल रूलर। तो हमारा यही था कि कॉलोनियल रूलर का जो पावर है उसे छीन के हम अपने पास लाएं, यही हमारी स्ट्रेटेजी थी। आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता, इसके लिए करना क्या चाहिए था उस समय, वही किया भी गया। इनफैक्ट मासेस हैड देयरफॉर टू बी पॉलिटिसाइज्ड। जनता को जब तक नहीं पॉलिटी में नहीं लाओगे, उसको पॉलिसी नहीं समझाओगे, पॉलिटिसाइज नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं था। एंड दे हैड आल्सो टू बी एक्टिवेटेड स्पेशली एट द विलेज लेवल, बिकॉज भारत क्या है, भारत विलेजेस है, विलेजेस से ही भारत बनता है, शहरों का समूह नहीं है हम लोग, हमारे यहाँ बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे गांव तक पॉलिटिसाइजेशन पहुंचाना था, उनको एक्टिवेट करना था, और ये गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। इनफैक्ट उन्होंने बोला भी, he repeatedly declared that the people can have Swaraj for the asking when they have attained the power to take it। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि स्वराज है क्या, आप नहीं उस पोजीशन में नहीं रहोगे कि जब तक आप उसको समझ पाओ और उसको होल्ड कर पाओ, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो स्वराज आपको तभी मिलेगा जब आप उस तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, इरोड करना है अगर मान लो किसी की हेजिमोनी, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की इनकी हेजिमोनी को या फिर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को तोड़ना है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए था कि हम कैसे भी करके इनेमी का असली चेहरा दिखाएं। और वो चेहरा दिखाने में दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और कई सारे ऐसे नाम निकल के आते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले स्लाइड में मिल जाएगा आपको। So we had to undermine the first means the notion of benevolence, कि ये लोग जो बोलते थे कि हम आपके मदद के लिए, ब्रिटिशर्स बोलते थे भारत सरकार, भारत की जनता का बेनिवोलेंस हम देखना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं। So पहला तो यही हमें अंडरमाइन करना था। इसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रिलियंटली परफॉर्म किया गया इस टास्क को दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जस्टिस रनाडे इनफैक्ट बहुत अच्छा रोल प्ले किया इन्होंने। देन आर.सी. दत्त एंड अदर मॉडरेट, से मॉडरेट नेता थे। उसके बाद फिर लोअर मिडिल क्लास में ये नोशन पहुंचाया गया, किसके द्वारा, ये नोशन के बारे में भड़काया गया या फिर कह सकते हैं अंडरमाइन किया गया, किसके द्वारा, तो एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, और मास लेवल पे पहुंचाया गया गांधीयन एरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब में आगे देखो, जैसे मॉडरेट फेज के नेता जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और लेजिस्लेचर में तो इन्होंने सरकार को ऐसे तर्क देते थे, ऐसे सरकार को काउंटर करते थे, और इनकी खबरें छपती थी न्यूज़पेपर में, आम जनता तक फैली कि देखो हमारे लोग कितना जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं लेजिस्लेचर में। लोकमान्य तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन जबरदस्त काम किया इन्होंने, मास को अराउज किया इन्होंने। अरविंदो घोष अगेन एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट, दे डिड ट्रिमेंडस जॉब। ठीक है, एंड द डेथ डिफाइंग डीड्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, जैसे कि भगत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, कई सारे ऐसे नाम जो रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं डेथ डिफाइंग डीड्स की, ऐसे काम किए जिससे मतलब उनकी मृत्यु को बेचारों को मिली, सजा मिली, भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। एंड लॉ ब्रेकिंग मास मूवमेंट ऑफ द पोस्ट 1918 के बाद क्या हुआ, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए जो लॉ ब्रेकिंग मास मूवमेंट्स थे, जिसने कहीं ना कहीं ये जो अंडरमाइनिंग ऑफ द नोशन दैट द ब्रिटिशर्स वुड आर वर्किंग फॉर द बेनिवोलेंस ऑफ द इंडियन पीपल, वो उस बेनिवोलेंस को कहीं ना कहीं उस नोशन को अंडरमाइन किया गया ऐसे इन सारे तरीकों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ में ही एक काम और किया गया जो कि मतलब मूवमेंट की वजह से हुआ, जैसे कि अंडरमाइनिंग द होल्ड ऑफ द कॉलोनियल स्टेट ऑन द मेंबर्स ऑफ इट्स ओन स्टेट अपरेटस।
ओन स्टेट अपरेटस से मेरा मतलब उन सारे मेंबर्स से हैं जो कि सिविल सर्विसेज के पार्ट थे, आईसीएस अधिकारी इंडियन सिविल सर्विसेज में जो काम करते थे, एंड द पुलिस एंड आर्म फोर्सेज। तो मैक्सिमम इंडियन ही थे, लेकिन ये स्टेट के ऑपरेटर्स थे। स्टेट से मेरा मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट से है। और ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल ऑफ ऑल टाइप्स एक्टिवली हेल्प द 1942 मूवमेंट। तो देखो कहीं ना कहीं ये हमारे कंटिन्यूअस मूवमेंट का असर था, जो कि हमने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो स्टेट के ऑपरेटर्स थे उनको भी धीरे धीरे हमने अपने नेशनल मूवमेंट में ड्रॉ किया। इनफैक्ट उसका अच्छा एग्जांपल 1942 का जो अगस्त रिवॉल्यूशन था उससे हमें मिलता है, जहाँ पे इन्होंने कई सारे मतलब काफी ये लोग लिबरल रहे वैसे लोगों के प्रति जो 1942 के मूवमेंट में एक्टिव थे। आगे बढ़ते हैं। साथ में 1945 के बाद इनफैक्ट ये भी देखा गया कि जितने लॉयल लोग थे, लिबरल लोग थे, उनके अंदर भी लॉयल्टी की कमी आई, बिकॉज कहीं ना कहीं जो एक्शन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लिया उसके अगेंस्ट में थे ये लोग, उससे खुश नहीं थे। पुलिस और आर्मी में ने भी कहीं ना कहीं इनको डिफाई करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते इस कदम के तरफ, आई मीन टू से अंडरमाइनिंग द फर्स्ट दैट इज द नोशन ऑफ बेनिफोलेंस के तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्क ऑफ द ब्रिटिश कमिटी। ब्रिटिश कमिटी में कुछ जो नेशनल कांग्रेस के लोग थे ड्यूरिंग 1890s, उन्होंने जबरदस्त काम किया एंड यूजिंग द सर्विसेज ऑफ विलियम डिज्बी एंड विलियम वेडरबर्न एंड अदर्स टू द वर्क ऑफ द इंडियन लीग। इंडिया लीग बनी थी जिसके एक्टिव मेंबर थे वीके कृष्ण मेनन एंड फेनर ब्रोकवेल। इन्होंने भी जबरदस्त काम किया अंडरमाइनिंग द नोशन ऑफ बेनिवोलेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेशनल स्ट्रेटेजी ब्रॉडर तौर पे टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड द सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस, जहाँ पे हमें सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस जो हमारा हम उसको एक्सपैंड कर पाए, एंड टू प्रिवेंट द कॉलोनियल अथॉरिटीज फ्रॉम लिमिटिंग द एग्जिस्टिंग पेस। जो भी एग्जिस्टिंग स्पेस था उसको अगर और वो लिमिट कर देते ब्रिटिशर्स तो हमारे लिए और खतरा होता। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये भी थी कि कहीं ना कहीं जो सेमी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल है जिसमें हम बोल पाते हैं, कोई पॉइंट रख पाते हैं, उसको और एक्सटेंड करें, हमारे राइट्स मिले, हमारे इसके लिए हमने वोकली काफी ज्यादा हमने डिमांड किया, एंड विद इन विच लीगल एक्टिविटीज एंड पीसफुल मास स्ट्रगल कुड बी ऑर्गेनाइज्ड। आगे बढ़ेंगे। तो हमने ब्रॉडर पॉलिसी जो अपनाई थी वो थी स्ट्रगल टू स्ट्रगल की, जिसको एसटीएस पॉलिसी कहते हैं। इसमें दो फेज में बांट दो इसको, स्ट्रगल टू स्ट्रगल में नेशनल मूवमेंट को दो फेज में बांटा जाता है। एक तो होता है एक्टिव फेज और एक होता है पैसिव फेज। एक्टिव फेज में जहां हम कई सारे मूवमेंट हमने किए, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कई सारे मास मूवमेंट हमने जो किए वो एक्टिव फेज थे। पैसिव फेज में हमने कहीं ना कहीं इंटेंस पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल वर्क किया, खादी को लेकर, गांव से रिलेटेड रिफॉर्म को लेकर, लिकर से लेकर कई सारे हमने काम किए। तो हमने दो भागों में बांट दिया स्ट्रगल टू स्ट्रगल के अंतर्गत नेशनल मूवमेंट को, एक्टिव एंड पैसिव फेज। तो एसटीएस का जो पॉलिसी था वो काफी कारगर रहा। आगे बढ़ेंगे। तो ये इसी स्ट्रेटेजी स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली स्ट्रेटेजी का कल्मिनेशन था जो हमने कॉल दिया इन क्विट इंडिया का। क्विट इंडिया 1942 याद कर लेना, अगस्त में ये हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे काफी ज्यादा। एंड द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस भी हमारे स्ट्रगल टू स्ट्रगल वाली स्ट्रेटेजी का ही फाइनल कल्मिनेशन था। एंड टू रिक्रूट एंड ट्रेन नेशनलिस्ट वर्कर्स एंड टू बिल्ड अप द पीपल्स कैपेसिटी टू स्ट्रगल, दिस वाज आल्सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल टू स्ट्रगल की मैंने दो जो फेज बताए थे। पैसिव वाले का पार्ट था कि कहीं ना कहीं रिक्रूट करो कांग्रेस में लोगों को, ट्रेन करो नेशनलिस्ट वर्कर की तरह उनको, ताकि आगे चल के जब भी मास मूवमेंट हो तो उनको यूटिलाइज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि अगर कितना भी एडवांस स्टेज होता कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट कर देती, लेकिन उससे हमें फाइनल फ्रीडम नहीं मिलता, जो कि कंप्लीट फ्रीडम हम मानते हैं, वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिलता। हमारे पास पार्शियली फ्रीडम मिलता लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्टिव फेज का होना बहुत जरूरी था। तो मैं जो बोल रहा था ना कि एसटीएस में आप नेशनल मूवमेंट को दो भागों में बांटो, तो एक्टिव फेज से ही हमें सफलता मिलती, लेकिन पैसिव फेज से हम क्या कर रहे थे कि अपने मास को मोबिलाइज करने का काम कर रहे थे, काफी कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे ताकि वो एक्टिव फेज में पार्टिसिपेट कर पाए। आगे बढ़ते हैं।
तो भैया क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि नॉन मास मूवमेंट फेज में, जो कि पैसिव फेज था, उसमें हमने किया क्या। सो इट वाज बेसिकली फेजेस ऑफ पॉलिटिकल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड स्टेज टू स्टेज, वन स्टेज टू अनदर स्टेज हमने कई सारे काम किए विदाउट गेटिंग को ऑप्टेड बाई कॉलोनियल रिजाइम। कहने का मतलब हमारे लोगों ने, मान लो फिरोज शाह मेहता का एग्जाम्पल लो, गोपाल कृष्ण गोखले का एग्जाम्पल लो, या कुछ और लोगों का एग्जाम्पल लो जो कि लेजिस्लेचर में घुस के काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के उस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से स्वराज चाहते थे। वो लोगों ने हालांकि जाके वहाँ पे काम तो किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के साथ को ऑप्ट नहीं हुए। कहने का मतलब उनके साथ मिलकर काम नहीं किया, उनके अगेंस्ट काम किया। सो इट वॉज एक्स्ट्रा लीगल मास मूवमेंट फेज, जो कि 1918 के बाद देखा गया, जिसमें हमने कई सारे रूल्स को डिफाई किया, लॉज वेर ब्रोकन एंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज प्रैक्टिस। एंड इन द नॉन मास मूवमेंट या फिर जो पैसिव फेज था, वहाँ पे हमने क्या किया, वी बेसिकली वी पुट ऑल एफर्ट टू एजिटेट द मासेस एंड इंटेंस आइडियोलॉजिकल वर्क किया, इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव टूर बाय लीडर्स। हमें बड़े बड़े नेताओं ने गांव-गांव जाकर भ्रमण किया और लोगों को अराउज किया, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक मीटिंग्स ऑन एन एक्सटेंसिव स्केल and the organization of workers, peasants, students, youth, their struggles mostly by the left wing during the late 1920s and 1930। तो ऐसे लोग जो स्टूडेंट, यूथ, पीजेंट को अराउज किया हमने पैसिव फेज में, वो लोगों का योगदान हमें देखने मिलता है लेफ्ट विंग जब डेवलप कर रहा था 1920s और 1930s में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो एसटीएस के पीछे लॉजिक ये है, स्ट्रगल टू से स्ट्रगल, कि भाई हम, मतलब ये कहूँ कि मैं स्ट्रगल क्यों नहीं किया, स्ट्रगल विक्ट्री कर देते, क्यों नहीं किया, ट्रूस की क्या जरूरत है। तो उसका आंसर ये है कि कोई मास मूवमेंट कुड बी कैरिड आउट और सस्टेन्ड इंडेफिनेटली और फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, कुड नॉट बी, ठीक है, कुड नॉट बी। कोई भी मास मूवमेंट बहुत लंबे समय के लिए या फिर सस्टेन, लगातार नहीं चल सकता है, उसको ब्रेक देना पड़ता है। बिकॉज मास मूवमेंट में मास ही तो होता है, मास क्या होता है, लोग ही तो होते हैं, डिफरेंट लोग। अब इनको लगातार इनके ऊपर प्रेशर डालोगे कि नहीं मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, तो ये क्या लगातार कष्ट झेल सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है, लगातार कष्ट कोई नहीं झेल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी टू कन्फ्रंट, ये मैं बात कर रहा हूँ लोगों की, जो कैपेसिटी होती है लोगों की, मास की, टू कन्फ्रंट द स्टेट और टू फेस द स्टेट रिप्रेशन, इम्प्रिजनमेंट, जेल वगैरह, ब्रूटल लाठीचार्ज, हेवी फाइन्स या फिर कॉन्फिस्केशन ऑफ हाउसेस, उनके जो हाउस जब्त कर लिए जाते हैं, एंड द लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी जो कॉन्फिस्केट किए जाते हैं, और टू मेक सेक्रीफाइसेस वाज नॉट अनलिमिटेड नहीं है। अब मान लो किसी बंदे का तुम हाउस ही जब्त कर लोगे, लैंड ही जब्त कर लोगे, तो वो खाएगा क्या, कहाँ से वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल टू से स्ट्रगल की जो पॉलिसी थी वो काफी अच्छी थी। आगे बढ़ेंगे। Till 1945 a strong state and that it had consequently a considerable capacity to crush the movement। अब देखो 1945 तक देखा गया कि स्टेट जो थी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी काफी स्ट्रांग थी, वो कभी भी चाहे तभी वो मूवमेंट को क्रश कर सकती थी, दबा सकती थी, और ऐसा हुआ भी, ऐसा कई सारे केसेस में हुआ भी। तो इसके वजह से भी एसटीएस काफी सही साबित होता है कि चलो जब ऐसा हो जाएगा कि स्टेट दबा दे, तो उस समय में ट्रूस वाले पीरियड में हम लोग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हालांकि नेशनल मूवमेंट ने हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को पैदा किया जो कि होल टाइम वर्कर थे, जो कि लगातार नेशनल फ्रीडम में पार्टिसिपेट करते थे। वो जेल भी जाते थे, वो आश्रम में भी रहते थे। दे बेसिकली वेयर द खादी भंडार ऑल्सो दे वर वर्किंग, और द ट्रेड यूनियन में भी वो काम करते थे, किसान सभा के ऑफिस में भी वो लोग काम किया उन्होंने। लेकिन ऐसे लोग मास नहीं थे, ऐसे लोग सारे लोग ऐसे नहीं थे। मास अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कोई भी अगर जंग जीतनी थी तो ये लोग डेफिनेटली काफी अच्छा काम करते थे, होल टाइम वर्कर थे, लेकिन मास पूरा होल टाइम वर्कर थोड़ी था। सो द गांधीयन स्ट्रेटेजी वाज दस बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिमिट्स ऑफ द मास। आगे बढ़ते हैं। इसी के तर्ज में 1938 में गांधी जी ने कहा कि एक वाइज जो जनरल होता है, जो लड़ाई में जाता है, लड़ाई करता है, ए वाइज जनरल डज नॉट वेट टिल ही इज एक्चुअली राउटेड, को पूरी तरीके से हरा दिया जाए,
इतना वेट नहीं करता। ही विड्रॉज इन टाइम ही वो विड्रॉ कर लेता है इन एन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में एक सुलभ तरीके से विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, बिकॉज हार से अच्छा विड्रॉ कर एंड पोजिशन विच ही नोज ही वुड नॉट बी एबल टू होल्ड। तो ऐसे केस में अगर विड्रॉ करते हैं, ट्रूस में आते हैं, फिर से स्ट्रगल करने के लिए, तो एक बुरी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो बोला अब कैसे टाइमिंग कैसे डिसाइड किया जाता है कि कब एक मूवमेंट से विड्रॉ करना है, कब स्टार्ट करना है एक मूवमेंट। तो गांधी जी ने कहा इट इज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द मूवमेंट। स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ द मूवमेंट, इसका मतलब मास के स्ट्रेंथ से वो बोल रहे थे। एंड द पावर ऑफ द मासेस, जो पावर है मासेस के पास, कितने देर तक सस्टेन कर सकते किसी मूवमेंट को। यही नहीं, इसके अलावा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिजर्व्स है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कब कोई मूवमेंट विड्रॉ होगा या स्टार्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि स्ट्रगल टू से स्ट्रगल में हमने क्या किया, हमने नेगोशिएशन कभी नहीं छोड़ा। वी हैड टू कंटिन्यूअसली नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट एंड द सेटलमेंट की बात हम हमेशा करेंगे, बिकॉज खाली स्ट्रगल से भी सक्सेस नहीं मिलेगा। नेगोशिएशन इज अल्टीमेटली रिक्वायर्ड। एंड यही तो हुआ माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, ये सब में क्या नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट हुआ। फाइनली माउंटबेटन योजना के तहत हम लोग आजाद हुए। एंड व्हेन पॉसिबल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर डायरेक्ट एक्शन जब भी होगा कर लेंगे। तो ये तरीका रहा। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क जो था उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली इन द गांधीयन स्ट्रेटेजी में। अगर बात करें जैसे कि खादी का जो प्रमोशन था, स्पिनिंग और विलेज इंडस्ट्री का जो सेटअप था, नेशनल एजुकेशन जो बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जो काम किए गए, एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एंड द सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द हरिजन्स, दिस वर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। दे हेल्प्ड अ लॉट इन द गेनिंग द मास इन द नेशनल मूवमेंट एंड बाइकाट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर, ये सब ने बहुत हेल्प। इट हैज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जब कंस्ट्रक्टिव वर्क होता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें जुड़ते हैं। एंड पार्लियामेंट्री एंड इंटेलेक्चुअल वर्क कुड बी डन इन रिलेटिवली फ्यू। जो पार्लियामेंट्री वर्क है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो सब थोड़ी कर सकते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। बट द कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होता है, इट कुड इन्वॉल्व मिलियंस, बहुत ज़्यादा लोगों को ये इन्वॉल्व कर सकता है एज ए कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स। वेयर कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स जो थे वो गांधी जी के स्टील फ्रेम और स्टैंडिंग आर्मी थे। इन्हीं से वो जंग लड़ते थे। इनके पास कोई हथियार नहीं होता था, कोई मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, बट ये लोग अनआर्म्ड होके भी इन्होंने आर्म्ड लोगों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आर्मी थी, सब कुछ था, सारी मशीनरी थी, उनसे भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते भी। आगे तो देखो ब्रिटिशर्स कैसे अपनी होल्ड बनाए रखने के लिए क्या करते थे। तो बेसिकली वो क्या करते थे, जब भी देखा एजिटेशन हो रहा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर देते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल बिठा देते थे। एंड कॉलोनियल स्ट्रेटेजी थी ये टू मीट द चैलेंज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये सोचते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर देंगे तो जो लिबरल है, जो मॉडरेट हैं, वो हमारे साथ हो जाएंगे और जो ग्रोइंग नेशनलिज्म है वो दब जाएगा। तो इसको देखते हुए भी स्ट्रेटेजी हमारी इवॉल्व की गई, बनाई गई, ताकि इनको भी काउंटर किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। So the Indians had to evolve an equally complex approach towards the legislature. Indians को भी इसके साथ ही इवॉल्व करना था इक्वली कॉम्प्लेक्स अप्रोच टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कि जो ये कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहे थे, तो हम भी उसी तर्ज पे कुछ ऐसा करें ताकि इनके जो मतलब जो इल कंसीव्ड जो नोशंस हैं उनको हम लोग हाईलाइट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। Once the colonialism was forced to yield a political space and the space had to be occupied, so that the political ideological struggle against colonialism could be waged from it. तो जब भी ऐसा colonial गवर्नमेंट ने जब भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया या फिर पॉलिटिकल स्पेस बनाया, तो तुरंत ही हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने उसको ऑक्यूपाई किया ताकि वहां से जाकर लड़ाई लड़ सके। खाली तो छोड़ नहीं सकते थे, तो वो क्या करते थे, उसको कैसे यूटिलाइज करते थे। दे बेसिकली वर्क द रिफॉर्म्स बट इन वे दैट वुड अपसेट इंपीरियलिस्ट कैलकुलेशन। तो वो उस जगह पे मान लो लेजिस्लेचर में बंदे जाके, इंडियन बंदे जाके बैठे, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे और ऐसा रिफॉर्म की मांग करते थे जो कि इंपीरियलिस्ट कैलकुलेशन को बिल्कुल अपसेट कर दे, जिससे कि जनता को पता चले कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे लिए नहीं, ये अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ का ड्रेन करते हैं वेल्थ। ठीक है, आगे बढ़े। इसका अच्छा एग्जाम्पल सेट किया फिरोज शाह मेहता ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, इन्होंने सबने जाके लेजिस्लेचर में बैठ के काम किया
they took positions in the legislative councils and the defeat of the government in legislature during 1920s. 1920s का जो legislature का defeat था जिसमें maximum time डिफीट करते थे गवर्नमेंट को ये लोग ऑपोजिशन में बैठ के, वो अचीवमेंट था इस स्ट्रेटजी का। एंड द बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ द स्टेट पावर इन 1930, स्टेट का जो पावर था धीरे धीरे कम होने लगा 1930s में। एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी 1937 वाले इलेक्शन के बाद। ये सब अचीवमेंट था एंड इट गेव बूस्ट टू देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिससे जो ऐसे नेता थे उनको काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, उनको वैसा लगने लग गया था, इनफैक्ट मास को लगने लग गया था कि हमारे लोगों में भी कैपेबिलिटी है, ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है कि वो हमें रूल कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक आपने सुना होगा लॉर्ड बिरकनहेड ने बोला था कि इंडियंस तो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, रूल नहीं कर सकते, रूल तो हम ही करेंगे, ठीक है। उसको भी उन्होंने गलत प्रूव किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। दीज पर्सन्स दे डिड फिल द पॉलिटिकल वर्ड, जो पॉलिटिकल जगह बनी थी, स्पेस क्रिएट हुआ था, उसको इन्होंने भरा। एंड द नेशनल मूवमेंट वाज रिकूपिंग इट्स स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। जैसे मान लो कि एक्टिव फेज नहीं है मास मूवमेंट का, उस केस में जो पॉलिटिकल स्पेस पैदा होता था उसमें जाके ये लोग बैठ जाते थे। जैसे कि स्वराजिस्ट अच्छे एग्जाम्पल हैं, स्वराजिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा आपने तो देख लेना, CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग उस समय जाके पॉलिटिकल स्पेस जो खाली हुआ था लेजिस्लेचर में लोग पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और वहाँ से अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया उस स्पेस को। और उस दौरान नेशनल मूवमेंट में स्ट्रेंथ गेन किया जा रहा था, इस दौरान इन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, और अखबारों के जरिए काफ़ी लोगों को पता चलता था कि क्रिटिसाइज हो रहा है, गवर्नमेंट को किया जा रहा है, हमारे लोग करते हैं। इट अवॉइड गेटिंग कोऑप्टेड, तो कोऑप्टेड भी नहीं हुए, ब्रिटिशर्स के साथ मिले भी नहीं, लेकिन और ऑब्जर्व्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट, दे एक्सपोज द हॉलोनेस ऑफ कॉलोनियल रिफॉर्म्स। तो जो भी कॉलोनी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती थी कि हम ये रिफॉर्म कर रहे हैं, वो रिफॉर्म कर रहे हैं, मॉर्लेमेंटो सुधार ला दिया हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया, ये सबको ये लोग बोलते थे कुछ नहीं है, ये हॉलोनेस है, बिल्कुल खाली है, इसको एक्सपोज करते थे लोग। दे बेसिकली हमेशा ये बोलते थे कि जो ये सो कॉल्ड जो भी कॉलोनियल रिफॉर्म है ये कुछ नहीं है, आज भी हम लोग रूल किए जा रहे हैं ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार तो हमारे स्प्लिट हो गए थे, कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, सूरत अधिवेशन में स्प्लिट हुआ था 1907 में, जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे से अलग हो गए थे। बट इसके अलावा हम कभी भी हमने हमारे ऊपर जब भी प्रेशर आया स्प्लिट का तो हमने उसको अवॉइड ही किया है, मतलब कांग्रेस ने उसको अवॉइड किया है। सो द नेशनल कांग्रेस ऑल्सो सक्सेसफुली अवॉइडेड द स्प्लिट वंस द लेसन ऑफ द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। इसके बाद हमने कभी स्प्लिट को अपनाया नहीं, स्प्लिट हुए नहीं, हम स्प्लिट को अवॉइड किया हमने। एंड द मास ऑफ सच केम, कांग्रेसमैन अबैंडन्ड द लेजिस्लेचर एंड प्लंज्ड इनटू द मास मूवमेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1939 में जब बात हुई कि अब हमें मास मूवमेंट के लिए अपने आप को एकत्र करना चाहिए, तो तुरंत ही उस समय के 8 प्रोविंशियल स्टेट में जो मिनिस्ट्री बैठी थी उसने तुरंत ही रिजाइन कर दिया और मास मूवमेंट में जुड़ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी नॉन वायलेंस, अब नॉन वायलेंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नॉन वायलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी गांधी जी की, और ये गांधी जी के लिए बस एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल था। लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, इनके लिए एक मैटर ऑफ पॉलिसी था, तो इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने मैटर ऑफ पॉलिसी का, बट गांधी जी के लिए एक मैटर ऑफ प्रिंसिपल था, बोला कि ये मेरे लिए सिद्धांत है। लेकिन CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी पॉलिसी रहेगी भारत सरकार की, भारत की इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट की पॉलिसी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक तर्क दिया जाता है कि नॉन वायलेंस ही क्यों नहीं हमने वायलेंटली, जैसा कि रसिया में हुआ, चाइना में हुआ, वायलेंटली हमने क्यों नहीं उखाड़ फेंका इनको। तो नॉन वायलेंस के अपने फायदे थे, जैसे कि इंटीग्रल इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये पार्ट रहा। क्योंकि इट इनेबल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द मास ऑफ द पीपल, बिकॉज देखो अब मास वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है जहाँ पे वायलेंट ना हो, वहाँ पे उसके आसानी लगता है पार्टिसिपेट करने का। वायलेंट वाले जगहों पे बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मास तो वहीं पे पार्टिसिपेट करती है जहाँ पे नॉन वायलेंस हो। तो इस कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस वाली स्ट्रेटेजी ने मास को अराउज किया
and it enabled the participation of mass of the people। एंड इसका एक अच्छा एग्जांपल वुमेन्स का पार्टिसिपेशन निकल के आता है। वुमेन्स ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। अगर अदरवाइज अगर वायलेंट मूवमेंट होता तो क्या कोई वुमेन आती पार्टिसिपेट करने के लिए, लड़ती थोड़ी किसी से आके। तो ये भी एक कारण है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बनता है। एंड इट लिंक टू द सेमी हेगोमोनिक और सेमी ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। तो जो सो कॉल्ड जो कैरेक्टर था इटसेल्फ जो कॉलोनियल स्टेट का, जो बोलते थे कि हम तो सेमी हेगोमोनिक हैं, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने तो लिबर्टी भी दी है, ये भी किया वो भी किया है। तो जब आप क्लेम ही कर रहे हैं तो नॉन वायलेंट वाले लोगों के ऊपर जो सब रिप्रेशन की बात आती है तब तो आपको फिर उस समय कुछ नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कॉलोनियल स्टेट के कैरेक्टर को हाईलाइट किया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट नॉन वायलेंट बेसिकली यूज्ड। So basically British government used the armed force against the peaceful सत्याग्रही। पीसफुल सत्याग्रही मतलब जो नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी उसकी वजह से जो सत्याग्रही होते थे वो पीसफुल मैनर में सत्याग्रह करते थे। सो कहीं ना कहीं इट पुट द रूलर्स ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा। तो जो रूलर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको डायलेमा के हॉर्न पे, सींग पे बिठा दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको लगता था कि यार ये तो पीसफुल मैनर में ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं और इनको कैसे दबाएं। तो ये नो विन सिचुएशन में होते थे। जब ये रिप्रेसिव एक्शन लेते थे तो बोला इनको, इनकी अथॉरिटी जो थी जनता की नज़र में आती थी कि देखो कितना रिप्रेसिव एक्शन लिया, नॉन वायलेंट मूवमेंट था। और जब ये छोड़ देते थे तो कहीं ना कहीं तब भी ये लूज कर जाते थे, बिकॉज वहाँ पे फिर पीसफुल तरीके से लॉ को ब्रेक किया जाता था। हर कंडीशन में इनको लॉस ही हो रहा था। तो नॉन वायलेंस की जो पॉलिसी थी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही और काफ़ी ज़्यादा कारगर भी थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हुआ कि 1858 के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ऐसा सेटअप बना दिया था, ऐसे लॉ बना दिए थे कि कहीं ना कहीं आम जनता आर्म्स नहीं रख सकती थी, आर्म्स अलाउड ही नहीं था, खुद की आर्मरी नहीं बना सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। सो इट लिंक टू द फैक्ट दैट दिस आर्म पीपल, हमारे लोग आर्म नहीं रख सकते थे, बंदूक नहीं रख सकते थे। हैड हार्डली एनी अदर अल्टरनेटिव, हमारे पास इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या था? जब आर्म रख ही नहीं सकते तो नॉन वायलेंस ही तरीका एक बचा था। एंड कॉलोनियल स्टेट हैड थ्रू एन इलेबोरेट सिस्टम कंप्लीटली डिसआर्म द इंडियन पीपल सिंस 1858। तो भाई सिंपल सा एक ही हमारे पास ऑप्शन बचा था नॉन वायलेंस का, वो हमने अपनाया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम अपने मूवमेंट को दो फेज में बांटते हैं, मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो दोनों फेज जो था वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट का जो दोनों फेज था, इट वाज गियर्ड टू विन टू द ट्विन टास्क ऑफ विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। सिंपल सी बात है, अपनी जनता को अराउज करना, मास मूवमेंट में उनको लाना, यही हमारा टारगेट था। आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट इवन जब मास मूवमेंट को सप्रेस किया गया लाइक 1932 में, 1942 में, एंड कई बार तो विड्रॉ भी किया गया चौरी चौरा कांड के बाद, नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया गया। एंड इनफैक्ट कई बार इग्नोर किया गया, सप्रेस किया गया 1940-41 में, और इंडेड इन कॉम्प्रोमाइज 1930-31 जब इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता हुआ था। दीज ऑल वेर द ग्रेट सक्सेस। इसमें हमने क्या किया, अपने मास को कहीं ना कहीं अराउज किया एंड जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था मास तक पहुंचाया। इट ऑल्सो मार्क द लीप इन मास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। आगे बढ़ते हैं। सो लास्टली मैं बोलूँगा कि इंडिया ही एक ऐसा एक्चुअल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है जहाँ पे एक सेमी डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया बाय ओन पीपल और ट्रांसफॉर्म किया गया ऑफ द ब्रॉडली ग्रामसियम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, जो वार का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, ऑफ पोजीशन बीइंग सक्सेसफुली प्रैक्टिस। इनफैक्ट रसिया में जार को हटाया गया तो वहाँ पे भी सेमी डेमोक्रेटिक कंडीशन नहीं था। जब बटिस्टा वाला जो कॉन्सेप्ट जो क्यूबा में जब बटिस्टा को हटाया गया तब भी वहाँ पे कहीं ना कहीं सेमी डेमोक्रेटिक कंडीशन नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ कंडीशन अलग था और इसका एक अलग ही एग्जाम्पल बनता है हमारा कंट्री, जो हमने रिप्लेस किया ऐसे सिस्टम को और हमने स्वतंत्रता पाई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। एंड इनफैक्ट एक पॉइंट और है, इट वॉज नॉट सीज्ड इन अ सिंगल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ रिवोल्यूशन बट थ्रू ए प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जैसे कि अगेन मैं कहूँगा फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, वो सिंगल एक हिस्टोरिकल मूवमेंट में उन्होंने सक्सेस पा लिया। जार मूवमेंट, जार का जो सप्रेशन हुआ, रशियन रिवोल्यूशन जो हुआ वो भी सिंगल मूवमेंट था, लेकिन हमारा जो था वो स्टेजेस में हुआ। इट वाज नॉट सीज्ड इन अ सिंगल हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ रिवोल्यूशन बट थ्रू ए प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो यूनिक पार्ट ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि पसंद आया होगा। भाई सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।